हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का क्या टॉपिक होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत का लेक्चर 10 करने वाले हैं, है ना। यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत का लेक्चर 10। और आज जो हम लोग का टॉपिक होगा, कौन कौन सा टॉपिक होगा, जरा इस चीज पर गौर करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा, पहला टॉपिक जो होगा, जरा ध्यान से देखिए। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा, या इसी को कहते हैं विद्युत बल की रेखा, है ना। सेकंड जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा की विशेषताएं। क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा की विशेषताएं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है उसका क्या क्या विशेषता है वो जानेंगे सेकंड। और थर्ड जानेंगे क्या, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या देख रहे हैं मेरा ध्यान से देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली बल आघूर्ण, है ना। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली बल आघूर्ण। तो ये हम लोग का आज 3 टॉपिक होगा, बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं हम लोग। तो ये जो पहला टॉपिक है, जरा ध्यान से देखना है। पहला टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो समस्या आखिर विद्युत क्षेत्र रेखा होता क्या है, जरा ध्यान समझना, तुरंत क्लियर होगा। इधर देखो, जैसे मान लो बाबू ये कोई एक बिंदु आवेश है, ये मान लो एक धनावेश है, यानी प्लस क्यू है। क्या है, प्लस क्यू। ये इसके चारों ओर का क्या है, विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब हम क्या करें, जरा ध्यान से देखना। इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या कर दिए, इकाई धनावेश रख दिए, यानी प्लस क्यू नॉट रख दिए। तो याद करो, आप विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन पढ़े थे, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर बल का अनुभव करती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ इस पर जो है बल लगेगा। तो किधर लगेगा, जरा ध्यान से देखना। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस में क्या होगा, विकर्षण। तो होगा क्या, ये आवेश इस आवेश को इधर धकेलेगा, विकर्षित करेगा, तो इसलिए ये जो है इस तरह चलना शुरू कर देगा। क्लियर है। तो जरा ध्यान से देखो, इस विद्युत क्षेत्र में जब हम इकाई धनावेश को रखे तो इस पर क्या लगा, विद्युत बल लगा। इस बल लगने के कारण ये किसी पथ में चलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो याद रखिएगा, जिस पथ में चलना शुरू हो गया, इसी पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल की रेखा। क्लियर है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह होता है, तुरंत क्लियर होगा, ध्यान से देखना। किसी विद्युत क्षेत्र में, क्या बोलेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धनावेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धनावेश पर लगने वाली बल के कारण वह जिस पथ का अनुसरण करती है, यानी जिस पथ में चलना शुरू करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। क्लियर है। यानी अगर हम देखें तो ये जो हो गया, अगर यहां पर आवेश रखते इसको, सोचो जरा सा, इस क्यू नॉट को हम यहां पर रखते क्या होता है, ये इधर लगता, ऐसे लगता। अगर हम यहां पर रखते तो किधर लगता, इधर लगता। यहां पर रखते किधर लगता, इधर लगता। तो ये जिस रास्ता में चलता है उसी रास्ता को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल की रेखा। क्लियर है। और याद रखिएगा, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा, ये दिखता थोड़ा ऐसा, थोड़ा कोई रोड बना हुआ है। तो ये जो रेखा, ये काल्पनिक रेखा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि इसका जो है इस तरह करके एक रास्ता बना हुआ, एक पथ बना हुआ, यही पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो ये जो बताया था सबसे पहले, इसके बारे में बताया था माइकल फैराडे ने। किसने, माइकल फैराडे ने। तो याद रखिएगा, इसकी अवधारणा तो माइकल फैराडे ने दिया था। और याद रखिएगा, ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखा, ये काल्पनिक रेखा होती है, ये वास्तव में होता नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग फिगर बना करके इसका पिक्चर बना के देख सकते हैं। क्लियर है। तो याद रखिए, ये वास्तविक नहीं, ये कैसी है, काल्पनिक रेखा है। क्लियर है। तो ये था आपका विद्युत क्षेत्र रेखा। क्लियर है, क्या हुआ, समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग का जो सेकेंड टॉपिक है आज का जो सेकेंड टॉपिक है वो क्या है, ध्यान से देखो। तो हम लोग है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल की रेखा की विशेषताएं जानने वाले हैं, यानी इसकी क्या क्या विशेषता है, उस विशेषता को समझेंगे। चलो ध्यान से देखो। फर्स्ट, इसका हम लोग पहला विशेषता जानेंगे, फर्स्ट। तो पहला विशेषता क्या है, ध्यान से देखना। तो पहला विशेषता यह है कि मान लो बाबू ये कोई धनावेश, ये जो है कौन है, धनावेश, और ये जो है ये कोई ऋणावेश है। ये क्या है, ऋणावेश। याद रखिएगा, ये दोनों जो है अलग अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साथ में है, ये अलग है, ये अलग है, ये विलगित है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर है। ठीक है। तो कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के सतह से उत्पन्न होती है, यहां से ऐसे करके ऐसे बाहर निकलेगा, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से,
इधर से, है ना, ये इस तरह करके क्या होगा, बाहर निकलेगी। यानी ऐसा लगेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश के सतह से उत्पन्न हो रही है, प्रारंभ हो रही है। क्या हो रही है, प्रारंभ हो रही है, उत्पन्न हो रही है। लेकिन यही अगर ऋणावेश का बात करें तो यहाँ कुछ इस तरह होगा, जरा ध्यान से देखना है। यहां पर ऐसे होगा विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे, यानी अगर ऋणावेश रहेगा तो सिंपल से ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाकर के ऐसा लगेगा कि उस पर जाके क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, समाप्त। तो याद रखिएगा पहला विशेषता यही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के सतह से उत्पन्न होती है, जबकि ऋणावेश के सतह पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त। तो बहुत किसी बच्चे के मन में होगा, सर ऐसा कैसे हो गया, सर कैसे जानेंगे कि इससे उत्पन्न हुआ और इस पर जाके समाप्त हुआ विद्युत क्षेत्र रेखा, जरा उस चीज को क्लियर करते हैं। तो उस चीज को हम क्लियर कर देते हैं, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। देखो ये क्यों हम बनाए, ऐसा क्यों लगा कि ये उत्पन्न होता है ऋणावेश पर समाप्त होता है, जरा इस चीज पर जरा गौर करो। मान लो बाबू ये कोई आवेश है, ये मान लो कौन, प्लस क्यू, और ये इसका क्या है, विद्युत है। और इसमें जब हम क्या रखेंगे, किसको, इकाई धनावेश को, अभी जो विद्युत क्षेत्र रेखा की डेफिनेशन पढ़ा, इकाई धनावेश को रखे, सोचो ये प्लस तो क्या होगा, विकर्षण, तो इसके कारण ये किधर चलेगा, इधर। तो ऐसा नहीं लग रहा, जरा ध्यान से देखो, ऐसे करके इससे निकल रहा विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी ये धनावेश है तो इसके सतह से क्या हो रहा, बाहर निकल रहा, इसीलिए बोलते हैं धनावेश के सतह से क्या होता है, उत्पन्न। अगर यही आवेश अगर यहाँ पर रहता तो ये किधर चलता, इधर, ये यहाँ पर रहता तो किधर चलता, इधर, इस तरह करके ये इस तरह करके निकलता है। आ रहा समझ में? तो ये हो गया धनावेश। अब ऋणावेश रहता तो क्या होता, देखो ध्यान से, ये ऋणावेश है माइनस को, और ये इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम एक इकाई धनावेश को यानी प्लस क्यू नॉट को रख दें तो देखो क्या होगा, सोचो जरा सा, ये कौन है, प्लस क्यू नॉट, तो बोलो ये माइनस ये प्लस, क्या करेगा, आकर्षित, ये माइनस उसको बोलेगा सुनो ना, आओ ना मेरी ओर, तो इसलिए ये क्या होगा, इस तरह करके इधर चलना शुरू हो गया। कैसे चला, ऐसे, इसके सतह पर ऐसे पहुंचा। ऐसा नहीं लग रहा कि ऋणावेश पर ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा आकर के समाप्त हो गया। अगर सोचो जरा सा, यहां पर रहता वही प्लस क्यू नॉट, तो ये किधर चलता है, इधर। तो ऐसा लग रहा है कि ये आवेश इस तरह करके ऐसे आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आता है, इधर से आता है, इस तरह करके क्या हो रहा है, यहाँ के समाप्त हो रहा है। तो याद रखिएगा, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश के सतह से उत्पन्न होता है, जबकि ऋणावेश के सतह पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है? तो ये जो था हमारा पहला इसका विशेषता था, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से देखिए, तुरंत क्लियर होगा, बहुत ही आसान है। तो बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा जब भी होगा वो हमेशा याद रखिएगा आवेश के सतह के लंबवत होगा, यानी यहां से ऐसे करके 90 डिग्री एंगल बना के निकलेगा। कितना? 90। यानी जितना भी विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा हमेशा आवेश के सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत। यहां पर भी अगर देखें तो यहां पर भी कितना बनेगा, 90। याद रखिए कितना एंगल बनेगा, 90। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलता है, ऋणावेश पर समाप्त होता है, ये तो सही है। लेकिन ये हमेशा कितना कोण बना के निकलेगा, लंबवत, यानी 90 डिग्री, ठीक है। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा आवेश के सतह के लंबवत होता है। जरा समझना, मान लो अगर आवेशित वस्तु हम लोग को कुछ इस तरह करके रहता है, ये जो है मान लो ये आवेशित वस्तु, ये कौन है, आवेशित वस्तु। तो यहां से भी अगर विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा, कैसे निकलेगा समझो, अगर यहां से निकलेगा तो याद रखिए इसके लंबवत निकलेगा, अगर यहां से निकलेगा तो ये इसके लंबवत निकलेगा, अगर यहां से निकलेगा तो ये इसके लंबवत निकलेगा, इस जगह से निकलेगा तो ऐसे निकलेगा लंबवत। ऐसा नहीं कि ऐसे निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। याद रखिए इस जगह से निकलेगा तो यहां से लंबवत होगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये सिंपल सा चीज है कि विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा आवेश के सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। दूसरा विशेषता। क्लियर है? फर्स्ट विशेषता हम लोग क्या जाने कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से उत्पन्न होती है जबकि ऋणावेश पर समाप्त होती है। क्लियर है? और सेकंड जाने की हमेशा आवेश के सतह के क्या होता है, लंबवत। और एक और चीज, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा ये सतह से निकलता है, ऐसा नहीं कि सोचिए अंदर से निकलता है, ये सतह से प्रारंभ होती है और सतह पर ही जाके समाप्त होती है। क्लियर है? तो ये था हम लोग का क्या, दूसरा गुण, यानी ये लंबवत होता है। अब चलिए थर्ड नंबर समझते हैं, तीसरा।
तो देखो हम लोग तीसरा गुण यानी तीसरा विशेषता इसका समझने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा का कौन, थर्ड, समझना ध्यान से। तो तीसरा विशेषता बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से देखिए। मान लो एक जो है विद्युत द्विध्रुव है, क्या है, विद्युत द्विध्रुव, या फिर एक ऐसा है सिस्टम यानी एक ऐसा निकाय है जिसमें एक धनावेश है और एक क्या है, ऋणावेश। मान लो ये क्या है, धनावेश जी, ध्यान से देखिए, ये जो है कौन है, धनावेश है और एक जो है ऋणावेश। इस तरह करके दो आवेशों का एक निकाय है, मान लो ये है। तो यहां पर कैसे होगा जरा समझिए। दोनों मान लो एक दूसरे, एक सिस्टम है यानी एक निकाय है, यानी दो बिंदु आवेश वाला क्या है, एक निकाय। तो देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होगा। तो यहाँ होगा ऐसा कि ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे धनावेश के सतह से निकलेगा, ऋणावेश के सतह पर जाके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहां से ऐसे लंबवत होकर ही निकलेगा, याद रखिएगा, ऐसे जाकर के लंबवत होकर के ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे यहां से निकलेगा, धनावेश के सतह से निकलेगा, ऋणावेश के सतह पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कैसे जा रहा है, ये धनावेश के सतह से उत्पन्न हो रहा है, ऋणावेश के सतह पर जाके क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। याद रखिए यहां पर भी ये लंबवत ही होगा, ऐसा नहीं सोचिए ये कुछ और है, ये लंबवत ही है। ठीक है, सारा जितना भी विद्युत क्षेत्र रेखा सब क्या है, लंबवत। तो याद रखिए अगर एक धनावेश एक ऋणावेश रहे तो इसका विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरह होगा। लेकिन यही आपके मन में होगा, सर अगर दोनों धनावेश ले तो, यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है दो निकाय वाला, दो बिंदु आवेश का निकाय वाला, अगर दोनों धनावेश रहता तो कैसा होता, तो समझो कैसा होता है। तब उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है, जैसे मान लो ये धनावेश और ये दूसरा भी धनावेश। ठीक है, तो यहां देखो क्या होगा, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा इसी से, धनावेश से निकलेगा, ऐसे जाकर के ऐसे क्या होगा, विकर्षित हो जाएगा, उधर नहीं जाएगा। उसी तरह यहां से भी निकलेगा, क्योंकि ये भी धनावेश है, इससे इस तरह करके चल जाएगा। यहां से ऐसे निकलेगा तो ऐसे, यहां से निकलेगा तो ऐसे, क्लियर है, ऐसे ऐसे, क्लियर है। तो देखो ये धनावेश है तो इससे क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा सारा क्या हो रहा है, निकल रहा है, क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, आ रहा समझ। तो ये जो है धनावेश है दोनों, अगर ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या होगा, दोनों से निकल रहा है। देखो इससे भी निकल रहा है, 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 सबसे निकल रहा है। अरे याद रखिए यहां पर भी सतह के क्या होगा, लंबवत। लेकिन याद रखिएगा एक दूसरे से मिलेगा नहीं, एक दूसरे को काटेगा नहीं। ये कभी भी जो है इस रेखा के बीच से ये इधर ही रह जाएगा, ये इधर रह जाएगा, कभी मिलेगा नहीं। क्लियर है, कभी एक दूसरे से सटेगा नहीं। तो अगर दो धनावेश ही हो तो उसका विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरह होगा। एक धनावेश हो एक ऋणावेश हो तो उसका विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह होगा। लेकिन आपके मन में होगा फिर सर कि अगर दोनों ऋणावेश रहता तो कुछ नहीं होता, पैटर्न सेम रहता, सिर्फ यहाँ पर जो निकल रहा है ये अंदर जाता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है, अंदर जाता हुआ, यानी सब जो है एरो का साइन सिर्फ बदल जाता है, ये सिर्फ अंदर जाता है। क्लियर है, तो याद रखिएगा दो बिंदु आवेश वाले निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरह करके होता है आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है, तो ये था आपका दूसरा, सॉरी तीसरा गुण। अब चौथा समझते हैं। चौथा गुण क्या है, जरा ध्यान से देखो, फोर्थ पॉइंट बहुत ही आसान है, तुरंत क्लियर होगा। तो चौथा गुण ये है कि जैसे मान लो ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखा, क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा, और ये कैसा वक्रित है, कैसा वक्रित, यानी वक्र बना हुआ, वक्र मतलब मुड़ा हुआ है। तो अगर हमसे कोई पूछ दे कि सर इस जगह इस बिंदु पर, यहाँ जो बिंदु P है, इस जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा किधर होगा, चूंकि है विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र ही है, तो सर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह अगर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा निकालना, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। तो देखो कैसे, जैसे इधर जा रहा तो इससे सटा करके स्पर्श रेखा, स्पर्श टेंजेंट, तो इस तरह खींच दी, दिया हो गया इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा। क्लियर है, अगर हमको इस बिंदु पर निकालना होगा तो इधर से खींचेंगे। क्लियर है, आ रहा समझ में। याद रखिए कभी इधर से नहीं खींच दीजिएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा इधर जा रहा था, यानी इधर ही होगा। क्लियर है,
अगर इस बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना होता है तो इस जगह टेंजेंट खींचते ये हो जाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा। तो याद रखिएगा होता क्या है, जब भी हमको किसी वक्रित विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा निकालना होता है तो हम क्या खींचते हैं, वहां पर एक स्पर्श रेखा। क्या खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा। यानी जो चौथा गुण हो गया ये हो गया कि किसी वक्रित विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताती है। क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा। क्लियर है। तो ये था आपका कौन, फोर्थ पॉइंट। कौन, फोर्थ। अब चलिए फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। तो पांचवा पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। तो पांचवा पॉइंट ये है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्या कर सकती, काट नहीं सकती, यानी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। यानी समझो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे इमेजिन करो एक विद्युत क्षेत्र रेखा इधर गया, एक विद्युत क्षेत्र रेखा इधर गया, ये काट दिया। क्या किया, काट दिया। तो ये कभी काट ही नहीं सकता है। क्यों नहीं काट सकता, समझिए। क्योंकि जैसे मान लो अगर इस जगह काटेगा तो इस जगह अगर हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अगर हम दिशा निकालेंगे क्या खींचेंगे, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। अभी हम तुरंत से कहते हैं। तो होता क्या है, इस जगह जो है एक इधर खींचा जाएगा विद्युत क्षेत्र स्पर्श रेखा और एक इधर भी खींचा जाएगा। यानी ये बोलेगा जो है ये जो स्पर्श रेखा है ये बताएगा क्या विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा इधर है, और ये बोलेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा किधर है, इधर है। तो बोलो क्या एक ही बिंदु पर दो दिशा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा कभी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दो दिशा प्राप्त नहीं हो सकता है। जब भी होगा एक ही दिशा होगा। इसीलिए यहां पर क्या होगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद किया तो दो दिशा प्राप्त होगा जो कि संभव नहीं होगा। तो बहुत किसी के मन में होगा सर जिस तरह वेक्टर आप जोड़ते हैं, सर याद कीजिए जैसे जोड़ते हैं ए वेक्टर होता है बी वेक्टर होता है तो उसका परिणाम ही इधर आता है, रिजल्टेंट वेक्टर बीच में। तो सर क्या इस दोनों का बीच में नहीं आ सकता है? तो जी हाँ, अगर बीच में कर दिए, इमेजिन करो ये हम बीच में निकाल दिए परिणामी विद्युत क्षेत्र इधर। तो जो अभी थोड़ा देर पहले जो पढ़ाए थे फोर्थ पॉइंट याद कीजिए, क्या सिखाए थे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये स्पर्श रेखा हुआ तो वो चौथा फेल हो गया। इसीलिए ये तो नियम यहां लगेगा ही नहीं। क्लियर है। तो इसीलिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, एक दूसरे को काट सकती है, इसका सही आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद करेगा तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त होगी जो कि कभी संभव नहीं हो सकती। इसीलिए संभव नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो है असंभव यानी इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। क्लियर है। तो ये था आपका कौन, 5 पॉइंट यानी 5 गुण था, 5 विशेषता था विद्युत क्षेत्र रेखा का जो क्लियर किए। लेकिन कुछ और भी जानेंगे उस चीज को। लिखना इतना ही है, काफी है। जो कि एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम है उसमें बस इतना पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, यानी उसका डेफिनेशन, और क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि इसके 2 या 3 विशेषता बताएं। क्लियर है। या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर बोल देगा क्यों, है ना। तो सिंपल से ये प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेगा तो हमें कटान बिंदु पर दो दिशा प्राप्त होगा विद्युत क्षेत्र का जो कि संभव नहीं है। क्लियर, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो इस तरह करके क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कुछ और डिटेल बात हम करना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में, कुछ और थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो समझो, सिर्फ इसको लिखाएंगे नहीं, ना ही नोट्स में होगा, लेकिन समझना जरूरी है। समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला क्या है, ध्यान से देखो। आपके मन में होगा कि सर जैसे आप समझाए कि ये सर धनावेश, तो धनावेश के सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं सर उत्पन्न होती है। इस तरह करके क्या होती है, निकलती है, उत्पन्न होती है। तो सर जो आप निकाले, सर ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकाली, सर ये कितना संख्या निकलेगा सर, कितना सर आप जो बनाए, जैसे मान लीजिए कितना 3 3 6 2 8, ये 8 ही निकलेगा क्या सर हमेशा। तो इसका सही आंसर है नहीं, 8 क्या, बहुत सारा, अरबों खरबों, मतलब कितना हो सकता है सोच भी नहीं सकता है। तो बोलिएगा सर इसका कोई तरीका नहीं है जिससे हम निकाल सके कितना विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा। तो जी हाँ, तरीका है। कैसे समझो, यानी अगर ये जो आवेश है, इस आवेश का अगर मान लो परिमाण कितना है Q,
कितना है Q, यानी ये जो आवेश है इस आवेश का परिमाण कितना है Q, और इससे विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या जो निकलेगा उसको एक प्रकार से फ्लक्स बोलते हैं, फाई बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को। मान लो तो ये जो है संख्या विद्युत क्षेत्र रेखा की यानी फाई कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको क्या कर लेना, उस बिंदु आवेश का मान ले लेना है Q, यानी जितना मान है, और बटे क्या कर देना एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूला से आप विद्युत क्षेत्र रेखा का संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी आवेश का परिमाण मालूम हो तो आप बता सकते हैं उससे कितना विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा। इसका सीधा सा मतलब है, ये मतलब है, जरा समझिए कि अगर मान लो एक आवेश है, ये धनावेश है और ये भी मान लो धनावेश है, ठीक है, और अगर मान लो इसका आवेश कितना है Q और इसका आवेश कितना है 2Q, इसका आवेश Q है, इसका 2Q, यानी इसका प्लस Q, इसका प्लस 2Q, तो याद रखिएगा इसका परिमाण जो है इससे दोगुना, तो याद रखिए इससे विद्युत क्षेत्र रेखा में इसका दोगुना होगा। यानी अगर इससे मान लो ऐसे 4 ठो निकल रहा है तो इससे क्या ठो निकलेगा 8। समझ में आया? तो जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर परिमाण दोगुना, देखो परिमाण दोगुना विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या भी क्या दोगुना, क्लियर है? तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत क्षेत्र रेखा की जो संख्या है ये डिपेंड करता है किस पर, परिमाण पर। किस पर? परिमाण पर। और अगर ये प्लस है तो निकल रहा, माइनस रहता तो ये अंदर जाता, और कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ दिशा में फर्क पड़ता। लेकिन याद रखिए मान जो है संख्या कितना होगा वो डिपेंड करता है किस पर, परिमाण पर। याद रखिए अगर आवेश का परिमाण होगा ज्यादा तो उससे विद्युत क्षेत्र की संख्या जो निकलेगी वो भी क्या होगा, ज्यादा। क्लियर है? और कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से। आ रहा समझ में? ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या कैसे निकालते हैं। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर कहीं पर इस तरह का पैटर्न आपको मिल जाए, जरा ध्यान से देखिए, ये सब मान लो विद्युत क्षेत्र रेखा है। कौन है? विद्युत क्षेत्र रेखा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा है और देखो जरा सबका दिशा समान है, देखो सब एक ही तरफ है और सबकी लंबाई भी सेम है और सबके बीच जो गैप है ये भी क्या सेम है। तो याद रखिए अगर ऐसा पैटर्न कभी भी मिलेगा तो यह है समरूप विद्युत क्षेत्र। कौन है? समरूप। समरूप विद्युत क्षेत्र। तो समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? समरूप। समरूप मतलब समान रूप का विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिए, अगर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान अगर मान लो 2 न्यूटन पर कूलम है तो इस बिंदु पर भी कितना होगा, 2 न्यूटन पर कूलम। इस बिंदु पर भी 2 न्यूटन पर कूलम, इस बिंदु पर भी 2 न्यूटन पर कूलम, इस बिंदु पर भी 2 न्यूटन पर कूलम। यानी हर बिंदु पर जहां पर भी इस क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी बिंदु पर देखेंगे विद्युत क्षेत्र का मान समान रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? समरूप। तो समरूप का पहचान समझ गए। तो कभी भी अगर इस तरह करके लाइन बना हो, याद रखिए सबका दिशा सेम हो, सबका लंबाई सेम हो और सबके बीच गैप सेम हो, तो ये जो है समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाएगा। किसको? समरूप विद्युत क्षेत्र को। क्लियर है? अब एक और बात करते हैं। तो बोलिएगा सर असमरूप कैसे होगा, यानी जो कैसे होगा? तो सिंपल से इसको छोड़ के कोई भी, जैसे मान लो ऐसा भी बना दे, सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं रहे लेकिन लंबाई छोटा बड़ा रहे तो ये असमरूप हो गया। ठीक है? ऐसे छोड़ के अगर मान लो ऐसे रहे, ठीक, तो ये भी असमरूप हो गया। यानी किसी तरह भी इस पैटर्न को छोड़ के बाकी कोई भी पैटर्न रहेगा तो वो क्या होगा? असमरूप विद्युत क्षेत्र। क्या होगा? असमरूप, यानी उसका मान समान नहीं रहेगा। क्लियर है? तो समरूप विद्युत क्षेत्र का पहचान समझ गए। अब एक और चीज बताते हैं, ये जो इसके बीच के जो दूरी है, दूरी जितना कम रहेगा, सोचो विद्युत क्षेत्र का शक्ति उतना ज्यादा रहेगा, यानी उतना ज्यादा शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र रहेगा। इसका मतलब समझो, मान लो एक और फिगर बना हुआ है, तो जरा ध्यान से देखो, ये भी तो समरूप विद्युत क्षेत्र है। क्यों? सबका दिशा एक ही तरफ, सबका लंबाई सेम और सबके बीच गैप सेम, तो ये भी क्या? समरूप विद्युत क्षेत्र। तो ये भी समरूप विद्युत क्षेत्र है और ये भी समरूप विद्युत क्षेत्र है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, यहां जो है गैप देखिए इतना और यहां पर गैप सिर्फ इतना छोटा है। तो यहां पर अगर ज्यादा क्या है गैप, यहां पर ज्यादा गैप है, यहाँ कम गैप है, यानी यहाँ नजदीक नजदीक है।
तो याद रखिए अगर जितना गैप कम रहेगा उस जगह विद्युत क्षेत्र का मान उतना अधिक होगा, और यहाँ गैप ज्यादा है इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, कम है। तो याद रखिएगा जितना सघन हो, जितना सटा सटा लाइन रहेगा उसका शक्तिशाली शक्ति उतना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र का बढ़ेगा, और जितना दूर दूर रहेगा लाइन तो उसका विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा। तो याद रखिए सघन विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है वो शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र को दर्शाएगा, और विरल जो रहेगा जो दूर दूर रहेगा वो थोड़ा कमजोर विद्युत क्षेत्र को दर्शाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपको सिर्फ याद रखना ये समरूप विद्युत क्षेत्र किस तरह दर्शाता है। क्लियर है। तो ये जो हम लोग का टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है थर्ड टॉपिक पर जाएंगे आज का, थर्ड और लास्ट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, देखो तुरंत क्लियर हो जाएगा, कुछ भी दम नहीं है, बहुत ही आसान। तो अब जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले जरा ध्यान से देखिए। तो अब हम लोग का होने वाला कौन सा टॉपिक जरा ध्यान से देखो। तो किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसमें, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली बल। यानी अब जो हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को और उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, उस बल आघूर्ण का मान निकालेंगे। क्लियर है। तो देखो बहुत ही आसान। तो सबसे पहले फिगर पर गौर करते हैं। तो बोल रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र कौन, समरूप। तो सबसे पहले समरूप विद्युत क्षेत्र हम लोग को बनाना होगा। ये समरूप विद्युत क्षेत्र बना है। ये मान लो क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, वो ई वेक्टर कितना है, ई वेक्टर। ये समरूप विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग का हेडिंग क्या है देखो, तो समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण। यानी ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या स्थित होगा, विद्युत द्विध्रुव। तो चलो एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये मान लो क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव। और इस विद्युत द्विध्रुव का आवेश है -q प्लस q। इस विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है कितनी है, 12, और कौन कितना कौन बनाकर है विद्युत क्षेत्र के साथ, थीटा। कितना कौन बनाकर है, थीटा कौन बनाकर है। ठीक है। अब देखो तो बताओ ये कहां पर स्थित है, बताओ ये कहां पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र में। और ये जो है समरूप विद्युत क्षेत्र है, यानी यहाँ 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 हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, यानी विद्युत क्षेत्र का मान तो नहीं बदलेगा। लेकिन एक और चीज समझिए, विद्युत क्षेत्र का काम क्या होता है बताओ। तो विद्युत क्षेत्र का काम होता है उसके अंदर अगर कभी भी कोई आवेश जाएगा तो उस पर क्या करेगा, वो बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल। यानी विद्युत क्षेत्र का काम है, विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश आया तो उसको क्या लगाएगा, बल। तो बताओ जी ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें बताओ ये दो आवेश आया कि नहीं आया, आया, और आया क्या है, बल लगाएगा। तो बल कैसे लगाता है जरा ध्यान समझिए। अगर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र अगर इधर से इधर है, इसका मतलब इधर प्लस होगा और इधर क्या होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि सीखा है तो विद्युत क्षेत्र का प्लस से उत्पन्न होगा और माइनस पर क्या होगा, खत्म होगा। यानी धनावेश के सतह से उत्पन्न होती है, ऋणावेश के सतह पर समाप्त होती है। अगर इधर से इधर जा रहा है इसका मतलब इधर प्लस इधर माइनस होगा। तो मान लो यहां पर अगर कोई आवेश है, मान लो -q, कौन q, -q। तो जरा ध्यान से देखो क्या होगा। तो जैसे ही -q आवेश रहेगा तो ये माइनस इस माइनस को बोलेगा चलो हटो उधर जाओ, और ये प्लस बोलेगा अपने और, आओ ना मेरी ओर। क्या बोलेगा, आओ ना मेरी ओर। तो इसलिए इस पर किधर बल लगेगा, इधर, क्योंकि ये माइनस के कारण इस माइनस को विकर्षित किया और ये प्लस अपने और क्या किया आकर्षित। लेकिन यही अगर मान लो प्लस कोई आवेश है यानी +q, तो देखो क्या होगा, ये प्लस इस प्लस को बोलेगा चलो हटो उधर हट, लेकिन ये माइनस बोलेगा सुनो ना, आओ ना मेरी ओर। तो इसीलिए किधर चलेगा, इधर। तो जरा ध्यान से देखो, एक चीज सीख लो यहाँ कि अगर विद्युत क्षेत्र है तो याद रखना अगर माइनस आवेश रहे -q तो हमेशा उसके विपरीत दिशा में बल लगे, जिधर विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में। और अगर +q आवेश रहे जिधर विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में बल लगेगा। क्लियर है। तो जरा यहां देखना जो चीज सिखा रहा है। तो बताओ जी ये जो है -q है और ये +q है। तो बोलो सबसे पहले चलो समझते हैं इस -q पर जो बल लग रहा होगा किधर लग रहा होगा। तो अभी हम तुरंत जाने कि जिधर विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में लगता है माइनस पर बल। तो बोलो इस पर किधर बल लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। और अगर इस पर बात करें बल का किधर लग रहा होगा,
तो बताया जिधर प्लस जब भी रहे, जिधर विद्युत क्षेत्र है हमेशा उधर बल लगता है। तो इस पर किधर बल लगेगा, इधर लग रहा है। तो इस बल को हम नाम दे दिए क्या, F1 वेक्टर, और इस बल को नाम दे दिए क्या, F2 वेक्टर। क्लियर है। इस बल का नाम F1, इस F2, यानी प्लस के आवेश पर जो बल लग रहा है F1 और माइनस के ऊपर जो लग रहा है F2। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो हो यहाँ पर ये रहा है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है इस छोर पर इधर बल लग रहा है और इस छोर पर इधर बल लग रहा है। देखो ध्यान से, तो ये जो एक विद्युत द्विध्रुव है, सोचो इस छोर पर इधर बल लग रहा है, इस छोर पर इधर, तो क्या इस तरह करके ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा। इमेजिन करो, इसको इधर खींचो, इसको इधर खींचो, यानी विपरीत दिशा में बल लगा, क्या घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो ये जब घूमना शुरू कर देगा यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर घूम रहा है। जब भी कोई चीज घूमता है तो हम बताए तो उस पर क्या लग रहा होता है, बल आघूर्ण। यानी इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इस पर तो बल आघूर्ण लग रहा है। क्या लग रहा है, बल आघूर्ण। तो वही निकालना है कि बल आघूर्ण कितना लग रहा है। ठीक है, हम लोग का काम क्या है, यहाँ विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान निकालना है। क्या निकालना, मान। अब चलो आगे देखते हैं। तो बल आघूर्ण जब भी निकालते हैं तो बल आघूर्ण का सबसे पहले फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। बिना फॉर्मूला के हम निकाल नहीं सकते हैं। तो बल आघूर्ण को सूचित करते हैं किससे, टाउ से। किससे, टाउ से। और इसका फॉर्मूला जो था एक्चुअल में था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्लास 11 में। आर मतलब दूरी और एफ मतलब बल। तो यहां जो बल लेंगे, याद रखिए दोनों में से कोई एक बल लेना, दोनों में से कोई एक बल, या तो F1 या तो F2। और R मतलब जो दूरी है वो दूरी ऐसा वैसा दूरी नहीं है, ये हमेशा लंबवत दूरी होता है, यानी F1 F2 यानी दोनों बल के मध्य लंबवत दूरी होता है। तो इसको अगर हम आसान भाषा में लिखे तो ध्यान से देखो, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। टाउ मतलब बल आघूर्ण, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कोई एक बल, कोई एक बल, यानी F1 F2 में से कोई भी एक ले सकते हैं, गुणे दोनों बल के मध्य लंबवत दूरी। तो ये है फॉर्मूला। तो जरा ध्यान से देखिए, हमको अगर बल आघूर्ण निकालना था हमको क्या क्या चाहिए। तो हमको कोई एक बल चाहिए, या तो इस पर या तो इस पर, किसी पर भी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दोनों पर निकालेंगे। इसलिए निकालेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों पर मान क्या है, बराबर है। क्योंकि बल जो है कोई एक लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों का मान समान रहता है यहाँ पर। ठीक है, इनटू दोनों बल के मध्य लंबवत दूरी, यानी इस बल और इस बल के मध्य हमको लंबवत दूरी लेना है। कौन दूरी, लंबवत। तो देखो लंबवत दूरी कैसे लेते हैं, उस चीज पर जरा गौर करना। तो यहां पर जो है लंबवत दूरी लेने वाले हैं, तो हम ये वेक्टर है, तो वेक्टर को हम बताए तो आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है ना। तो इसको जरा इस तरह ले जाते हैं, ले गए, यानी इसका पॉइंट ऑफ एक्शन, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन तो यही है। और इसको यहां से ऐसे खींचेगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये लंबवत है और यहां भी लंबवत है। जरा ध्यान से देखो, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, दोनों बल के मध्य जो ये दूरी है, ये दूरी हुआ लंबवत दूरी। क्लियर है, ये वाला दूरी क्या कहलाएगा, लंबवत दूरी। अब एक काम करते हैं, नाम देते हैं इसको A देते हैं, इस पॉइंट को B और इसको C। तो बोलो अगर कोई लंबवत दूरी बोले कौन सा, तो ये लेंगे BC। क्या लेंगे, BC। तो याद रखिएगा, अब हमको क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं बचा एकदम। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कोई एक बल निकालना है। वैसे हम दोनों निकालेंगे, कोई एक बल गुने क्या करना, दोनों बल के मध्य लंबवत दूरी, यानी इस BC का मान निकालना है। क्लियर है। तो चलो, बहुत ही आसान होने वाला, तुरंत क्लियर करते हैं, ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जर्नी। तो शुरू हो जाए, देखो तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा रेखा खींच देते हैं ताकि हम रेखा के उधर ना जाए, सीमा को उधर ना जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करने वाले हैं, समझो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू यानी इस आवेश पर जो बल लग रहा है F1, इसका मान निकालेंगे। फिर माइनस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है F2, उसका मान निकालेंगे। फिर थर्ड में क्या करेंगे, इस दोनों के मध्य जो लंबवत दूरी है F1 F2 के बीच, यानी BC का मान निकालेंगे, फॉर्मूला पर रखेंगे, आंसर आएगा। तो देखो, अब प्लस क्यू आवेश पर, किस पर बाबू,
प्लस क्यू आवेश पर लगने वाली बल, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाली बल। तो बोलो जी प्लस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है उसका मान कितना है, F1 वेक्टर। क्या है, F1 वेक्टर। तो यहां लेंगे F1 बराबर, वेक्टर नहीं लगा, लगा भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो बोलो जी F1 यानी बल। तो याद करो फॉर्मूला, जरा ध्यान से देखो, याद करो विद्युत क्षेत्र का E बराबर F/Q0 पढ़ाए थे, सच बोलना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F/Q0। तो क्या F बराबर हम लिख सकते हैं Q0 इंटू E, इसको इधर लेगा, यानी सिंपल सा फॉर्मूला हो गया F बराबर Q इंटू E। यानी इस फॉर्मूला को हम नाम दिए थे फिर क्यों आई, याद है, फिर क्यों आई। तो बल निकालना, बल निकालने के लिए क्या करेंगे, आवेश और विद्युत क्षेत्र को गुना करेंगे। तो आवेश कितना है, प्लस क्यू, और हम पहले ही बता दिए थे प्लस माइनस लेते नहीं है, सिर्फ क्यू लेंगे, इंटू ई, ई मतलब विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कितना, ई वेक्टर, सिर्फ परिमाण लेंगे। और आपको मन करे अगर वेक्टर फॉर्मूला लेने का तो यहां पर ले सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ परिमाण से मतलब, ज्यादा वेक्टर फॉर्मूला नहीं। क्लियर है। अब दिशा किधर है, देखो जरा सा, देखो F1 का दिशा जिधर विद्युत क्षेत्र उधरे, तो हम इस जगह लिख सकते हैं क्या, ई वेक्टर के अनुदिश, ई वेक्टर के अनुदिश, समीकरण 1। यानी हमारा पहला काम हो गया, इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगा F1 इसका मान हम निकाल चुके। अब देखो क्या करेंगे, इस माइनस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है F2 उसका मान निकालेंगे, तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाली बल, किस पर, माइनस क्यू। तो बोलो माइनस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है कितना है, F2 बराबर क्यू, माइनस रहे प्लस रहे वो नहीं लेते हैं, सिर्फ क्या लेते हैं, क्यू इंटू विद्युत क्षेत्र के समरूप है। यहां पर अगर विद्युत क्षेत्र ई है तो यहां पर भी तो ई रहेगा, इसलिए कितना, ई। दिशा किधर है, जिधर विद्युत क्षेत्र देखो उसके ठीक विपरीत, तो लिख सकते हैं हम यहां क्या, ई वेक्टर के ठीक विपरीत, समीकरण 2। अब जरा देखो ध्यान से, F1 का मान देखो, F2 का मान देखो, देखो तो जरा सा दोनों सेम है कि नहीं है। तो इसीलिए हम बताए थे जब भी लेते हैं बल आगुन तो कोई एक बल लेते हैं, क्योंकि दोनों का मान समान रहेगा, कोई भी एक रखेगा। क्लियर है। तो चलो अब और आगे बढ़ते हैं। तो अब विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली क्या, बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली बल आघूर्ण। तो जरा ध्यान से देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली बल आघूर्ण यानी क्या, टाउ, है ना। टाउ फॉर्मूला क्या है वो लिखते चलो, कोई एक बल गुना दोनों बल के मध्य लंबवत दूरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टाउ बराबर कोई एक बल, कोई एक बल, कोई एक बल यानी हमारी मर्जी कोई भी ले सकते हैं, चाहे इसको लो चाहे इसको लो। क्यों, अगर F1 को लोगे Q इंटू ई लेना होगा, F2 लेंगे Q इंटू ई लेना होगा, दोनों सेम है। इसीलिए चलिए कोई भी लीजिए, यानी Q इंटू ई इंटू दोनों बल के मध्य लंबवत दूरी। ये देखो ये F1 और F2 इसके मध्य जो लंबवत दूरी कौन है, BC। अभी थोड़ा देर पहले सिखाए थे, तो ये हो गया क्या, BC। लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या BC का मान मालूम है हमको, नहीं है। तो BC का मान हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। देखो कैसे निकाल रहे हैं, परंतु जरा ध्यान से देखो, ABC क्या ये एक समकोण त्रिभुज है, जरा ध्यान से देखना। तो बोलो यहां अगर कौन थीटा है, इसका मतलब ये भी तो थीटा ही है कि नहीं। तो हम इस थीटा को यहां छोड़ के हम यहां भी लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, इस त्रिभुज से हमको ये मालूम है, इसका मान 2l मालूम है और इसका मान निकालना है। यानी थीटा के सामने वाला ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो हमको कर्ण मालूम है और लंब निकालना है।
तो बोलो कर्न मालूम है, लंब निकालना, क्या लगाएंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा, तो सिंपल से साइन थीटा। तो चलिए लगाते हैं। परंतु त्रिभुज ABC से, तो ABC से अगर निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्न। तो थीटा के सामने वाला ये लंब हुआ, लंब यानी क्या, BC बटे कर्ण, कर्ण यानी यही ना बाजी। और यहां से यहां तक लंबाई कितना मालूम है, 12। तो रखे 12। जरा ध्यान से देखो BC का मान, BC बराबर इसको इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू साइन थीटा। इसको इधर ले गए 12 इंटू साइन थीटा। तो देखो BC का मान मालूम चल गया कितना, 12 इंटू साइन थीटा आया। अब हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसीलिए टाउ बराबर QE इंटू BC है, BC जो कितना 12 साइन थीटा हो गया। अब देखो कुछ भी नहीं बचा है, ध्यान से देखना, टाउ बराबर, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इस Q को और 12 को एक साथ ले आएंगे, E को इधर ले आएंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो देखो Q इंटू 12 एक साथ कर दिए, इंटू क्या हो गया, Q इंटू 12 कर दिए, क्या बचा, इंटू E, और इधर बचा क्या, साइन थीटा। तो बहुत किसी बच्चे के मन में होगा, सर ऐसा क्यों किए सर, Q इंटू 12 को एक साथ क्यों लाया, ऐसा क्या जरूरी पड़ गया, आप लोग को जरूरी पड़ा क्यों, ध्यान से देखो। परंतु याद करो हम सिखाए थे Q इंटू 12 बराबर होता है P, जिसका नाम था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। याद आया, क्या था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बोलो Q इंटू 12 बराबर होता है P, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसीलिए बोलो टाउ बराबर, इसके जगह P लिख सकते हैं, P E क्या, साइन थीटा। तो ये जो हो गया हमारा बल आघूर्ण निकल गया, समरूप विद्युत क्षेत्र में से विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली बल आघूर्ण कितना हो, PE साइन थीटा। क्या हो गया, P साइन थीटा। अब इसको चलो हम सदिश रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये सदिश होता है, सदिश रूप, सदिश रूप यानी टाउ वेक्टर। तो ध्यान से देखना, सदिश रूप करने वाले हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, ये सब हम मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि समझ में तो ही गया होगा। और ये सब उतारने का, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, मन करे नोट कीजिए, लेकिन सारा कुछ का नोट्स दिया गया, क्लियर। नोट्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, वहां पर सब कुछ इसी तरह लिखा हुआ रहेगा, डायग्राम बना रहेगा, सब कुछ बढ़िया से। तो चलो कुछ सीखते हैं। तो जरा याद करो क्लास 11 का वेक्टर, याद है जब उसमें पढ़ा कि सदिश का गुणन, याद करो A वेक्टर डॉट B वेक्टर था AB cos थीटा, याद होगा, यानी A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या आता था, AB cos थीटा। लेकिन यही जब वज्र गुणन किए थे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो आया था AB sin थीटा, याद है। जब दो वेक्टर का वज्र होता है यानी क्रॉस करते हैं, क्या आता है, AB sin थीटा। तो उसी तरह अगर सोचो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर अगर करेंगे, समझना, जैसे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर तो AB sin थीटा, उसी तरह P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर करेंगे, क्या PE sin थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो क्या हम इसका उल्टा नहीं बोल सकते हैं, अगर कहीं पर PE sin थीटा रहे तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसीलिए PE sin थीटा की जगह क्या, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये हो गया आपका क्या, सदिश रूप। तो याद रखिएगा, अगर कोई बोल दे कि बल आघूर्ण कितना लगेगा, P sin थीटा, या वेक्टर में बोले P क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपके मन में हो गया होगा कि सर ये तो सदिश है, यानी वेक्टर है, और वेक्टर तो इसका दिशा भी तो होना चाहिए, सर दिशा कैसे बताएंगे। तो इसका दिशा निकालने के लिए आपको लेना होगा कि इसका सहारा दक्षिणास्थ अंगूठे के नियम से, ये दायां हाथ का सहारा लेना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, P क्रॉस E है, यानी सबसे पहले हम हाथ P वेक्टर की ओर करेंगे, यानी जिधर बल आघूर्ण, सॉरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो करेंगे, और उधर से हम E की ओर मोड़ेंगे, P से E की ओर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है, याद करो, ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी इधर से इधर, ये इधर है, ये है P वेक्टर, ये है E वेक्टर। तो सबसे पहले इस हाथ को क्या करेंगे, इधर P की ओर करेंगे, और विद्युत क्षेत्र इधर P से E की ओर मोड़, किधर आ गया, अंदर। इसका दिशा हो गया किधर, अंदर की ओर, क्लियर है।
तो इसका दिशा किधर हो गया, अंदर की ओर। अगर हम ऐसे कर दे, ई से पी की ओर कर दे तो उल्टा हो जाएगा। याद रखिए पी क्रॉस ई है तो हमेशा पी से ई की ओर ही मोड़ना है, क्लियर है। तो इसका सिंपल सा दिशा हम लोग किससे निकालते हैं, दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम से, क्लियर है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर 10 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आया होगा। नहीं समझ में आया बार बार रिपीट करो। और हाँ, बहुत बच्चा का तकलीफ होता है क्या, देखता ही नहीं है वीडियो पूरा। भाई देखो, तुम ही लोग के लिए, तुम ही लोग को काम में आएगा। देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो, हमको उतना कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन देखिए आप ही लोग के लिए सारा चीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।